हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भव्य त्यागी। वेलकम टू इंडियन विजडम। और आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वाई आई एम एन एथीस्ट एंड अदर वर्क्स बाय भगत सिंह। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। वॉरियर, वीर पुत्र, एक हीरो, इस देश के बेटे शहीद भगत सिंह की बात करेंगे हम, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। भगत सिंह एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिनकी रिस्पेक्ट सब करते हैं। 23 साल की उम्र वो उम्र होती है जिसमें लोग अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। और आजकल की जनरेशन छोटी छोटी चीज़ों में फंसी हुई है। क्या आप लोगों में वो जज्बा है जो उस समय भगत सिंह में रहा होगा? क्या आप में देश के लिए वो साहस है? सोचिए इस सवाल पर थोड़ा गौर कीजिएगा। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। ये बुक एक कंपाइलेशन है भगत सिंह द्वारा लिखे गए लेटर्स और एसेज का, और जो सबसे इम्पोर्टेंट एसे था वो था वाई आई एम एन एथीस्ट। तो इस वाई आई एम एन एथीस्ट एसे का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है। जब भगत सिंह से बाबा रणधीर सिंह, वो एक मेंबर होते हैं गदर पार्टी के, मिलते हैं तो उनकी बातचीत होती है कुछ धर्म को लेकर और भगवान को लेकर। तो भगत सिंह साहब उनसे बोल देते हैं कि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता। तो इस पे रणधीर सिंह बोलते हैं कि ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है, तुम बहुत ही घमंडी हो, ऐसे उनको बोल देते हैं। तो इसके रिप्लाई में भगत सिंह ये ऐसे लिखते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे की, वाई आई एम एन एथीस्ट। तो इसको थोड़ा मैच्योरिटी से समझना काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। भगत सिंह के दोस्तों को यह लगता था कि काफ़ी घमंडी हो गए हैं, इसलिए भगवान में विश्वास नहीं रखते। और बटुकेश्वर दत्त भी ये कहते थे कि ये अपनी बात मनवा कर रहते हैं, पर उनको घमंडी या अहंकारी कहना सही नहीं होगा। उनके परिवार में माहौल ऐसा था कि उनके ग्रैंडफादर खुद आर्य समाजी थे, पिताजी उनके पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। ऐसे माहौल में वो पले बड़े थे और खुद भी वे भगवान पर विश्वास रखते थे। उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ उनकी विचारधारा थोड़ी लिबरल होने लग गई थी। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी पार्टी को ज्वाइन करा। वहाँ सभी जो लीडर्स थे और कॉमरेड्स थे, तो भगत सिंह अपने साथियों को कॉमरेड्स कहते थे। और कौन कहता था अपने साथियों को कॉमरेड्स? लेनिन। उनके साथी जो थे सब वे भगवान पर विश्वास रखते थे। राम प्रसाद बिस्मिल हो, सचिंद्र नाथ सान्याल हो, राजन लहरी, सभी लोग। उसके बाद भगत सिंह ने पढ़ना शुरू किया। वे कहते थे कि यदि हमें अपने ओपिनियन को और हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। अरे बहुत पढ़ते थे भगत सिंह। अपने अंतिम समय में जेल में जब थे, एक महीने में 100 150 किताबें पढ़ देते थे। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू करा। लेनिन को पढ़ते थे, मार्क्स के पढ़ा, बाकुनिन, ट्रॉट्स्की, इन सब के बारे में पढ़ा, और ये सभी एथिस्ट थे। तो 1927 आते आते भगत सिंह भी पूरी तरीके से एथिस्ट बन गए। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। तो भगत सिंह कहते थे यदि भगवान है, यदि परमात्मा है, तो उन्होंने ऐसी दुनिया क्यों बनाई है जहाँ इतनी मुसीबतें हैं, इतने संकट हैं, इतने दुख हैं, कोई एक मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, इतने समाज में अपराध हैं, औरतों पर, बच्चों पर इतना जुर्म कर रहे हैं अंग्रेज, और इन अपराधों को भगवान रोकते क्यों नहीं? इतना शोषण हो रहा है गरीबों का। तो यदि कोई इसके काउंटर में ये कहता है कि भगवान भी किन्हीं लॉज से बाउंडेड होते हैं, तो भगत सिंह कहते थे यदि भगवान भी नियमों से बंधे हुए हैं तो वे भी हमारी तरह ही एक स्लेव हुए। हम में और भगवान में क्या फ़र्क हुआ? फिर भगत सिंह ने वेदों पर, पुराणों पर, पुनर्जन्म पर भी काफ़ी सवाल उठाए। भगत सिंह कहते थे कि इस दुनिया के में सबसे बड़ा अभिशाप है गरीब होना। भगत सिंह कहते थे कि ब्रिटिशर्स हम पर सिर्फ इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पावर है, और हम इसका अपोज नहीं कर रहे, ना कि इसमें कोई भगवान की इच्छा है। भगत सिंह ने चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का रेफरेंस देते हुए मनुष्य के इवोल्यूशन और ओरिजिन को समझाया। और भगत सिंह ने ये कहा यदि कोई बच्चा किसी फिजिकल प्रॉब्लम के साथ जन्म लेता है, या उसमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो कहते थे कि इसमें इस बच्चे के पिछले जन्म के पाप हैं, ये वजह नहीं होती। भगत सिंह ने कहा कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल म्यूटिलेशन की वजह से ऐसा होता है। भगत सिंह कहते थे इंसानों का जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, वह इंसान को हिम्मत देता है मुसीबतों का सामना करने के। बिना इस फेथ या बिलीव के मुसीबतों का सामना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए काफ़ी साहस चाहिए। वह सिर्फ एथिस्टों में होता है, और भगत सिंह अपनी गिनती उनमें करते थे।
और भगत सिंह के एक मित्र कहते हैं कि अब तुम्हारा जब अंतिम समय आएगा ना, तब तुम अपने आप इन सब चीज़ों में विश्वास करने लग जाओगे, तुम भगवान में विश्वास करने लग जाओगे। तो इस पर भगत सिंह बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर यह मेरा अहंकार है तो मेरा अहंकार ही सही, मैं अपने अहंकार के साथ खड़ा होता हूँ। तो अब बात करते हैं उस लेटर की जो भगत सिंह अपने पिताजी को लिखते हैं। जब भगत सिंह जेल में होते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उनके पिताजी ने उनको केस से बचाने के लिए एक पिटीशन डाली है। तो भगत सिंह काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं जानकर, और अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन मेरे सिद्धांतों से ऊपर नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, आज कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जो भगत सिंह के विचारधारा उस समय रही होगी। और वो कहते हैं कि आप एक पिता हैं, शायद आप कमज़ोर पड़ गए होंगे, लेकिन यही समय है, यही समय अग्नि परीक्षा का, और यही समय है देश के लिए कुर्बान हो जाने का। तो ये बात है। जब असेंबली में बॉम्ब फेंकने की प्लानिंग हो रही होती है तो पहले उसमें भगत सिंह इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसको जानकर सुखदेव को यह लगता है कि शायद भगत सिंह डर गए हैं या फिर कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले आज़ाद भी इस चीज़ के विरोध में होते कि भगत सिंह को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी तय थी और उसके बाद उनकी फांसी या फिर उम्र कैद जैसी सज़ा उनको मिलनी थी। तो लेकिन इसलिए आज़ाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन बाद में भगत सिंह को समझ आ गया कि यूथ को और लोगों को जगाने के लिए मेरा अंदर जाना बिल्कुल ज़रूरी है। तो जब भगत सिंह जेल में होते हैं तो भगत सिंह सुखदेव को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मैं कोई कमज़ोर नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें लिखते हैं जिनको पढ़कर सुखदेव उदास हो जाते हैं और लेटर को पढ़कर रो पड़ते हैं। जब भगत सिंह जेल पहुंचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं प्रिजनर्स के साथ जो व्यवहार हो रहा होता है उसे देखकर। उसके बाद वो एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की डिमांड्स लिखते हैं। कहते हैं कि हमसे हार्श ट्रीटमेंट हमसे ना किया जाए, ना हमसे हार्ड लेबर कराया जाए, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स से मतलब जो भी लाहौर केस या फिर काकोरी केस और बाकी सेडिशन चार्जेस में अंदर जेल में बनते, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। और कहते हैं कि हमें बुक्स और राइटिंग मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, हमें डेली न्यूज़पेपर दिया जाए, और हमारा पॉलिटिकल प्रिजनर्स का एक अपना वार्ड अलग होना चाहिए जहां हम डिबेट या डिस्कशन करें। ठीक है, हमें अच्छी क्लोथिंग और हमें अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। तो ये बात थी। तो जब सुखदेव को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो वे भगत सिंह को लिखकर कहते हैं कि वे आत्महत्या कर लेंगे यदि उन्हें फांसी नहीं मिली। तो इसका उत्तर देते हुए भगत सिंह उन्हें लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि आत्महत्या करना कायरता की निशानी है, और हम कायर नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। और अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें आज़ादी नहीं मिली है, जंग बहुत लंबी है, और अभी तुम्हें जेल में रहकर यह जंग लड़नी है। पर बाद में आपको मालूम ही है कि सुखदेव को भी फांसी दे दी जाती है, भगत सिंह के साथ ही फांसी हो जाती है उन्हें। और भी बुक में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि उनकी पार्टी का पैम्पलेट होता है HSRA का, जो कि असेंबली हॉल में वो लेके जाते हैं, और भगत सिंह और BK दत्त की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और भगत सिंह जयदेव गुप्ता को लेटर लिख के एक पूरी बुक्स की लिस्ट देते हैं और वो बुक्स मंगाते हैं उनसे, जयदेव से। तो ये काफ़ी चीज़ें बुक में दे रखी हैं हमें। भगत सिंह BK दत्त को लेटर लिखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरा अंजाम फांसी है, मैं डरता नहीं हूँ। यहाँ जितने भी कैदी हैं जिन्हें फांसी की सज़ा हो रखी है, वे काफ़ी डरते हैं, वे मौत से या मृत्यु से थर थर काँपते हैं, पर मैं अकेला एक ऐसा कैदी हूँ जो बिल्कुल नहीं डरता। खुश हूँ कि भारत माँ मुझे अपनी गोद में बुला रही है, और मेरे मरने से हर घर में एक भगत सिंह पैदा होगा। तो भगत सिंह लेटर लिखते हैं यंग पॉलिटिकल वर्कर्स को, काफ़ी लेंदी लेटर है। इसमें वे भगत सिंह लेनिन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उन्हीं की थोड़ी आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, और कहते हैं कि जो असली पावर है वो गाँवों में है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अमीर कभी मैदान में नहीं उतरने वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट कभी मैदान में नहीं आएंगे, ये कभी अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेंगे, तो बल्कि लॉयलिस्ट बने बैठे थे अंग्रेज़ों। हम गरीबों को, लेबर्स को, किसानों को ही मैदान में उतरना होगा, जागना होगा। ठीक है। और भगत सिंह 3 चीज़ें कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हमारा दाखिला हो, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करी जाए। तो अंत में भगत सिंह यह भी कहते हैं कि हमें फांसी ना दी जाए, बल्कि हमें गोली मार दी जाए। तो बात ऐसी थी कि ब्रिटिश कोर्ट जो थी, उन्होंने भगत सिंह पर यह चार्ज लगाए थे कि भगत सिंह ने एक जंग छेड़ी हुई है इंग्लैंड के किंग के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो भगत सिंह कहते थे यदि यह जंग है तो यह जंग जब तक चलेगी
जब तक कि मुट्ठी भर अंग्रेज गरीबों का शोषण करना बंद नहीं कर देंगे। और यदि वॉर है तो हमें वॉर प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए और हमें गोली मार दी जाए, हमें फांसी ना दी जाए। कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत रही होगी। तो ये भगत सिंह का लास्ट लेटर मैंने ऐसे कैसे डाल दिया, इसको ज़रूर पढ़ें। इसमें भगत सिंह कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देगा आपको। जीने की इच्छा मुझ में भी है, पर अब इस दुनिया में जीना बेकार है। जियो ऐसी दुनिया में जो बेहतर हो, जहाँ गरीबों पे शोषण ना हो। अब मेरे जाने से हज़ारों भगत सिंह जन्म लेंगे। ये भगत सिंह का मानना था कि ऐसा होगा, और आपको सोचना है, इस बात का जवाब ढूंढना है कि क्या ऐसा हुआ है। क्या भगत सिंह जैसी विचारधारा, भगत सिंह जैसा साहस आज लोगों में है, नहीं है? ऐसा देश के लिए जज्बा आप में है या नहीं है? सोचना होगा आपको। मेरा दिल वह दिल है जो इंसानियत के लिए धड़कता है। सब लोगों में इंसानियत रहनी चाहिए। क्या इंसानियत बची है आजकल लोगों में? ये सोचिए आप इस सब चीज़ों के बारे में। एक चीज़ मुझ में आज भी चुभती है, वह यह है कि मैं अपने देश की और सेवा नहीं कर पाया, पर मुझे अपने ऊपर फ़क्र है। और मैं अपनी अंतिम परीक्षा जो है, उनकी आखिरी अंतिम परीक्षा, मतलब अपनी मृत्यु का, अपनी फांसी का इंतज़ार करता हूँ। तो ये था। तो गाइज़, ये था रिव्यू इस बुक का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, राम राम।